हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो सब अच्छे होंगे। और आज से हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक सीरीज़ या सेशन शुरू करने जा रहे हैं। एवरी वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे जो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करते हैं। ठीक है, इससे होगा ये कि आप लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट हैं या नहीं हैं और आप कितना याद रख पा रहे हैं ये तो आपको पता चलेगा ही। साथ ही आपको ये पता चलेगा कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है ये देख लेते हैं। तो टॉपिक है मनोविज्ञान का परिचय, विधियाँ और संप्रदाय। इंट्रोडक्टरी टॉपिक है ये, बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मेथड्स एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हम क्विकली सॉल्व करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली ये 10 क्वेश्चंस इस तरीके से होंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किससे संबंधित है? द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बिलोंग्स टू। तो ये पुस्तक किससे संबंधित है? यहाँ 4 नाम दिए हैं, देखते हैं। फर्स्ट वन इज विल्हम वुंट, बी इज जेबी वॉटसन, सी इज विलियम जेम्स एंड डी है ई.बी. टिचनर। तो इन चारों में से प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी का कनेक्शन किससे है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी ये रिलेट करती है किससे? विलियम जेम्स से। दिस बुक नेम प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी ये कब पब्लिश हुई थी? 1890। विलियम जेम्स की हम बात करें तो ही इज़ फाउंडर ऑफ फंक्शनिज्म यानी प्रकारवाद के जनक हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो फाउंडर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी यानी अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। इन्होंने ही अमेरिका में मनोविज्ञान को एज अ सब्जेक्ट एस्टैब्लिश किया था या हम कहें शुरुआत किया था। तो आपको याद रखना है विलियम जेम्स का नाम। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है साइकोलॉजी में। प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म का जो स्कूल है वो इन्होंने ही रखा था या उसकी अवधारणा इन्हीं की थी। और इनकी ही ये प्रसिद्ध बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो एक फॉर्मल टेक्स्ट बुक के रूप में सामने आई थी सबसे पहले 1890 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा था मनोविज्ञान का एक लंबा अतीत है लेकिन इतिहास छोटा है? Who stated psychology has a long past but a short history? तो ये बात बहुत ही फेमस हुई। ये बात किसने कही? 4 नाम हैं, वुंट, वुडवर्थ, मैकडगल एंड एबिंगहॉस। ये चारों ही अगेन साइकोलॉजी के शुरुआती फिगर्स हैं। जब मनोविज्ञान हम कहें एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपना संरचना बना रहा था, अपना शेप ले रहा था, उस दौरान इन चारों का ही नाम बहुत महत्व रखता है। यहाँ इस स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट अ शॉर्ट हिस्ट्री। क्यों ऐसा कहा गया? तो बहुत क्लियर है, क्योंकि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में बहुत पुराना रहा। ठीक है, इट वॉज अराउंड लाइक बिफोर क्राइस्ट। हम बोलते हैं ईसा पूर्व बहुत साल पहले ये शुरू हुआ। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो जैसे दार्शनिकों के समय ये शुरू हुआ। लेकिन क्या है आगे? इसका इतिहास छोटा है। लिखित रूप में जो प्रमाण हैं इस विषय से संबंधित अवधारणाओं के वो बहुत पुराने नहीं हैं, तुलनात्मक रूप से वो नए हैं। ये बात पर ही फोकस करते हुए ये कथन कहा किसने? एबिंगहॉस ने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है। एबिंगहॉस जो वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्मृति पर यानी मेमोरी पर बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया था। स्मृति एज सच आपके सिलेबस में किसी उसमें है नहीं, लेकिन बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। तो याद रखना है कि एबिंगहॉस वो ही हैं जिन्होंने फॉरगेटिंग कर्व दिया था यानी विस्मरण वक्र उन्होंने प्रस्तुत किया था और इन्होंने ही ये कथन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी? ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल या क्रीड़ा मनोविज्ञान, बी एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान, सी सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान, डी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, संगठनात्मक मनोविज्ञान। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी शाखा है जो अनुप्रयुक्त नहीं है?
तो बच्चों हम जानते हैं कि जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं मनोविज्ञान की, वो दो प्रकार की हैं। कैसी कैसी? सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त, यानी थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड। ठीक है। अब इनमें से आपसे क्या पूछा गया है, कौन सी है जो अनुप्रयुक्त नहीं है, जो अप्लाइड नहीं है? तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बिल्कुल एक अनुप्रयुक्त शाखा है, अप्लाइड है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये भी एक अप्लाइड ब्रांच है, अनुप्रयुक्त शाखा है। फिर आता है सोशल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो याद रखना है संगठनात्मक मनोविज्ञान या औद्योगिक मनोविज्ञान भी इसको कहते हैं, एक ही बात है। औद्योगिक मनोविज्ञान, इंग्लिश में इसी का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो ये शाखा भी एक अनुप्रयुक्त शाखा है, यानी इंडस्ट्री में, उद्योग में या किसी संगठन में जब मनोविज्ञान को लागू किया जाता है तो कौन सी शाखा कहलाती है? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। लेकिन अगर हम बात करें सोशल साइकोलॉजी की, सामाजिक मनोविज्ञान की, जो वो शाखा है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन समूह व्यवहार का, यानी एक समूह में रहते हुए व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सैद्धांतिक शाखा है, थ्योरेटिकल ब्रांच है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला थी, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज। अब यहाँ पर अगर हम पाठशाला शब्द देख रहे तो आपको लग रहा होगा स्कूल यानी वो वाला स्कूल। ये जस्ट मैंने क्वेश्चन इसलिए इस प्रकार से रखा है कि आपको पता हो कि मनोविज्ञान में इंग्लिश टर्म्स का कितना महत्व है, क्योंकि आपका पेपर ओरिजिनली इंग्लिश में बनता है, उसका एक ट्रांसलेटेड वर्जन होता है और इस प्रकार से दोनों भाषाओं में पेपर आपके सब्जेक्ट्स में होता है। ठीक है, आपके पेपर्स में होता है। तो जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो कई बार माइनर एरर्स हो जाती हैं और उनसे बचने के लिए आपको इंग्लिश टर्म्स को ध्यान रखना है। जैसे स्कूल शब्द जो है, जिसको हम सामान्य रूप से संप्रदाय कहते हैं। अब संप्रदाय या विचारधारा जो है वो मनोविज्ञान में अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर इस स्कूल को ट्रांसलेट जब किया गया तो पाठशाला शब्द यहाँ मिला और उस पाठशाला को रख दिया गया। ये एक एग्जाम में आया हुआ है इसी प्रकार से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा गया क्वेश्चन है दैट द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज, यानी मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा था, लेकिन लिखा क्या गया, मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला थी। अब ऑल्दो आप अगर ये नाम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, बट कई बार क्वेश्चंस में बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है ट्रांसलेशन की एरर के कारण। तो आप इंग्लिश टर्म्स को इम्पॉर्टेंस दें, आप जो भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको ज़रूर इंग्लिश में याद रखें। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। पहला है साइकोएनालिटिकल साइकोलॉजी, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। दूसरा है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। तीसरा है प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म, और चौथा है स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद। तो इनमें से द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी पहला संप्रदाय किसे कहा जाता है? स्ट्रक्चरलिज्म को कहा जाता है, संरचनावाद को कहा जाता है। ये संरचनावाद कहाँ से शुरू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि वुंट और टिचनर इसके मुख्य व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस विचारधारा को शुरू किया था। अगर हम बात करें मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की तो ये संबंधित है सिगमंड फ्रॉयड से। बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद की विचारधारा का संबंध है G.B. वॉटसन से। प्रकार्यवाद, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये रिलेट करता है जेम्स से, विलियम जेम्स से। तो इस प्रकार से आपसे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के फाउंडर पूछे जा सकते हैं या उनसे कोई और प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, टॉक टू टीचर्स संबंधित है। अभी टॉक टू टीचर्स किससे रिलेट करता है, दैट किससे एसोसिएट करता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद, दूसरा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, समष्टि मनोविज्ञान या गेस्टाल्टवाद, तीसरा है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद, और चौथा है फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद। तो ये टॉक टू टीचर्स क्या है और इसका किससे कनेक्शन है, सोचिए थोड़ा सा। हाँ, टॉक टू टीचर्स एक्चुअल में सीरीज ऑफ लेक्चर्स है जिसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया।
कन्वर्टेड इनटू बुक, यानी व्याख्यानों की एक श्रृंखला है जिसे एक पुस्तक का रूप दिया गया। तो किसके व्याख्यान क्या हैं को ध्यान रखना है कि किसके व्याख्यान हैं ये, विलियम जेम्स के। तो विलियम जेम्स, जिनकी हमने अभी पहले बात की, जो कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक हैं, इन्होंने वास्तव में मनोविज्ञान के शुरुआती दौर में अमेरिका में शिक्षा के संदर्भ में मनोविज्ञान को जोड़ने का प्रयास किया। ये बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स के टीचर्स से मिले, उनसे वार्तालाप किया, उनके सामने कुछ व्याख्यान प्रस्तुत किए और अपने इस डायलॉग्स यानी जो आपसी बातचीत और व्याख्यानों की श्रृंखला को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया और उसी का नाम क्या रखा, टॉक टू टीचर्स। अब देखिए, प्रश्न में सीधे सीधे मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया है, आपको विलियम जेम्स नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपको संप्रदायों के नाम दिए हैं। तो बहुत क्लियर है कि विलियम जेम्स जिस संप्रदाय से संबंधित है उसी से क्या संबंधित है, टॉक टू टीचर्स। विलियम जेम्स किससे संबंधित हैं, हम जानते हैं वे संबंधित है फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद से। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मनोविज्ञान का कौन सा स्कूल समग्र अध्ययन पर केंद्रित है? विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस अपॉन स्टडिंग होल्स। तो होल्स या समग्र पर कौन फोकस करता है? 4 संप्रदाय यहाँ हैं, स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद, दूसरा है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, तीसरा है व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म और चौथा है फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद। तो इनमें से कौन फोकस करता है समग्र पर या होल्स पर? तो ये 4 संप्रदाय के नाम हैं और इन चारों में से आपको ध्यान रखना है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, जो कि एक शब्द है गेस्टाल्ट, कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का, वहाँ से ये शब्द लिया गया है और गेस्टाल्ट का अर्थ ही होता है होल, पूर्ण या समग्र, ठीक है। और ये संप्रदाय जो कि मैक्स वर्दीमर द्वारा शुरू किया गया, इस संप्रदाय में पूर्ण के अध्ययन पर बल दिया गया है, या मैक्स वर्दीमर का मानना है कि पूर्ण ही सदैव अर्थपूर्ण होता है, दैट होल इज ऑलवेज मीनिंगफुल। तो आपको ध्यान रखना है कि वो संप्रदाय मनोविज्ञान का जो पूर्ण को बल देता है, पूर्ण को अर्थवान बताता है, वो कौन सा है? वो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई थी? एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी वॉज रिटन बाय, तो 4 मनोवैज्ञानिक हैं और इस वाले पोर्शन में बुक्स बहुत सारी हैं, आपको याद रखने होते हैं जो भी फेमस बुक है मनोविज्ञान के शुरुआती दौर की, उनके नाम, उनके ऑथर्स के नाम, ठीक है। तो B.F. स्किनर है ऑप्शन ए, बी है J.B. वॉटसन, सी है मैकडुगल और डी ऑप्शन है यहाँ पर एरिक्सन। तो ये जो पुस्तक है कौन सी? एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ये पुस्तक लिखी गई व्यवहारवाद के जनक J.B. वॉटसन द्वारा। J.B. वॉटसन ये भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, ये भी विलियम जेम्स की तरह कहाँ से थे? अमेरिका से, लेकिन इनका प्रकार्यवाद से कोई संबंध नहीं है। ये व्यवहारवाद के जनक हैं, बिहेवियरिज्म के ये फाउंडर हैं और वास्तव में मनोविज्ञान को एक नई दिशा दी व्यवहारवाद ने, यानी कि बिहेवियरिज्म ने, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो अभी अभी हमने बात की कि व्यवहारवाद के फाउंडर कौन थे? J.B. वॉटसन। और अगला प्रश्न व्यवहारवाद से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म? ऑप्शन ए है J.B. वॉटसन वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी कि J.B. वॉटसन व्यवहारवाद के संस्थापक थे। तो ये तो अब आप लोग को पता चल ही गया। ऑप्शन बी है ही फोकस्ड अपॉन स्टडिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, उन्होंने अवलोकन योग्य व्यवहार का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। ऑप्शन सी है बिहेवियरिज्म डिस्कार्डेड द रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, व्यवहारवाद ने पर्यावरणीय कारकों की भूमिका को त्याग दिया। ऑप्शन डी है स्किनर, हल, पावलोव बिलोंग टू इट, यानी स्किनर, हल, पावलोव इससे संबंधित है। पहला कथन तो आप जानते हैं सही है और इन 3 में से कौन सा सही नहीं है ये हमें पता करना है।
तो बच्चों ये सेकेंड स्टेटमेंट कि इन्होंने वॉटसन ने अवलोकन योग्य व्यवहार का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया बिल्कुल सही है। बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवाद में ऐसा व्यवहार जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा सकता है, जिसको डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसी को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना गया है। तीसरा ऑप्शन जो है उसे देखिए, व्यवहारवाद ने पर्यावरणीय कारकों की भूमिका को त्याग दिया, यानी एक बालक के व्यवहार को निर्धारित करने वाले कारक में वातावरण के महत्व को उन्होंने त्याग दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जेबी वॉटसन ने वास्तव में वातावरण के महत्व को बताया। वास्तव में उन्होंने ये कहा कि एक बच्चे का व्यवहार, उसका व्यक्तित्व पूरी तरीके से उसके वातावरण से ही निर्धारित होता है, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है वॉटसन का जो कहता है कि गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स एंड आई विल मेक देम वट एवर यू वांट, यानी मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु लाकर दो और मैं उनमें से किसी को भी कुछ भी बना सकता हूँ। कई प्रोफेशंस के नाम वो लेते हैं कि आप चाहो तो मैं उसको चोर बना दूंगा, वकील बना दूंगा, पुलिस बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, भिखारी भी बना सकता हूँ मैं। उनका कहना था कि वातावरण ही बच्चे के व्यक्तित्व को, उसकी पूरी आइडेंटिटी को प्रभावित करता है। और यहाँ ये कथन बिल्कुल अपोजिट लिखा है कि पर्यावरणीय कारकों की भूमिका को उन्होंने त्याग दिया। नहीं, पर्यावरणीय कारकों की भूमिका को उन्होंने अत्यधिक महत्व दिया और आनुवंशिक कारकों की भूमिका को, यानी हेरिडिटरी फैक्टर्स को पूरी तरीके से उन्होंने त्याग दिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पर कि स्किनर, हल, पावलोव, ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन सब ने व्यवहारवाद को समर्थन दिया और अपने अपने अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत भी प्रस्तुत किए। तो यहाँ आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9 है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने प्रयोगशाला प्रयोगों का विरोध किया? विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अपोज्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। तो मनोविज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं और एक बड़ा कारण है मनोविज्ञान को विज्ञान मानने का कि मनोविज्ञान में प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स अक्सर पशुओं पे किए जाते हैं क्योंकि मनुष्यों पर हर प्रकार के प्रयोग करना संभव नहीं है, एथिकल रीजंस के कारण, नैतिक कारणों के कारण। इसलिए कई बार बहुत सारे अलग अलग पशुओं पर प्रयोग किए गए हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा। लेकिन एक मनोविज्ञान की विचारधारा या एक संप्रदाय ऐसा भी है जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि मनोविज्ञान में प्रयोग होने ही नहीं चाहिए, पशुओं पर प्रयोग करना बर्बरता है, क्रूरता है, ऐसा उनका मानना था। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या समग्रतावादी मनोविज्ञान, बी है व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म, सी है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या मानवतावादी मनोविज्ञान, और डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से किसी ने भी मना नहीं किया। नहीं, इनमें से ही किसी ने मना किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कार्ड किया। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में मानवतावादी विचारधारा को देखते हुए मनुष्य के जो सकारात्मक गुण हैं उन पर बल दिया जाना चाहिए, और मनुष्य की मानवता ये कहती है कि किसी भी पशु के साथ बर्बरता या क्रूरता नहीं होनी चाहिए, और इस कारण पशुओं पर प्रयोग करना बंद होना चाहिए। और दूसरी बात वो कहते थे कि वास्तव में पशुओं में और मनुष्यों में अंतर भी बहुत अधिक है। मनुष्यों में जो मानवतावादी प्रवृत्तियां हैं, ह्यूमनिस्टिक टेंडेंसीज हैं, वो पशुओं में नहीं पाई जाती। तो आप अगर प्रयोग करते भी हो पशुओं पर तो उनके परिणाम वास्तव में सही नहीं होते हैं मनुष्यों के लिए। ये किनका कहना था? ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों का कहना था। और मानवतावादी मनोविज्ञान के फाउंडर कौन हैं? आपको याद रखना है एक नाम, किसका? अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो ही फाउंडर थे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के। अब यहाँ जो व्यवहारवाद लिखा है वो बिल्कुल विपरीत है। व्यवहारवादी यानी कि जेबी वॉटसन जो कि फाउंडर थे, उन्होंने तो कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो। बिना एक्सपेरिमेंट किए आप जो बात कहते हैं, यानी कोई भी मनोवैज्ञानिक यदि बिना प्रयोग किए किसी सिद्धांत को, किसी तथ्य को रखता है तो वो उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, उस पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता जितना कि आप प्रयोग करने के बाद कोई तथ्य प्रस्तुत करते हो। वास्तव में व्यवहारवाद ने तो अधिक से अधिक प्रयोगों पर बल दिया, और मानवतावादी मनोविज्ञान ने विपरीत इससे बिल्कुल कहा कि नहीं, प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किए जाने चाहिए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर।
10वां प्रश्न है, समस्याग्रस्त बच्चों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? विच मेथड इज सुटेबल फॉर स्टडिंग प्रॉब्लम चिल्ड्रन? ए है एक्सपेरिमेंट मेथड यानी प्रयोग विधि, बी है लॉन्गिट्यूडनल मेथड यानी अनुदैर्ध्य विधि, सी है सर्वे मेथड यानी सर्वेक्षण विधि, और डी है केस स्टडी मेथड या केस अध्ययन विधि। तो ये सारी विधियाँ मनोविज्ञान में अलग अलग समय पर अलग अलग यूज़ ली जाती हैं। यानी मनोविज्ञान में जो शोध होता है, रिसर्च होता है, उनमें बहुत सारी विधियों का उपयोग होता है, ये सभी वहाँ उपयोग आती हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि समस्याग्रस्त बच्चों के अध्ययन के लिए, यानी जो प्रॉब्लम चिल्ड्रन होते हैं, प्रॉब्लम चिल्ड्रन कौन होते हैं पहले तो हम ये जानें। तो यहाँ ये शब्द किसी विशिष्ट संदर्भ में है, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर नहीं है, किसी भी प्रकार के विकार उनमें नहीं हैं, लेकिन उनका व्यवहार समस्याजनक होता है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल से आकर के और बंक मार के चले जाते हैं रोज़ रोज़। कोई ऐसा बच्चा जो घर से तो निकलता है स्कूल के लिए लेकिन स्कूल नहीं पहुंचता है। कोई ऐसा बच्चा जो कि स्कूल में दूसरों के बैग से कुछ कुछ चीज़ें चुरा लेता है, या ऐसा बच्चा जो अपने साथियों से बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने लगता है, उनको परेशान करने लगता है, बुली करने लगता है। तो ये सारे बच्चे प्रॉब्लम चाइल्ड कहलाते हैं, समस्याग्रस्त बालक कहलाते हैं। तो इन प्रॉब्लम चाइल्ड के अध्ययन के लिए किसे विधि को या किस विधि को उपयुक्त माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बच्चों के लिए केस अध्ययन विधि उपयुक्त होती है, यानी केस स्टडी मेथड का उपयोग किया जाता है। और ये केस स्टडी मेथड इवन टीचर यूज़ ले सकता है, यानी कक्ष में अध्यापक पाता है कि यदि कोई बच्चा इस प्रकार का समस्याग्रस्त व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है तो उस बच्चे से संबंधित सारी जानकारी जुटा के उसके केस का एक डिटेल अध्ययन करना अपेक्षित होता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि इस प्रकार का समस्याग्रस्त व्यवहार किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है, और वो कारण पता करने के लिए उस बच्चे से संबंधित संपूर्ण जानकारी को जुटाना आवश्यक होता है। तो बच्चों, ये हमारे आज के सीरीज़ के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे सुना, और आई होप कि प्रश्न पढ़ के इनको सॉल्व करके आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही लगा होगा। एडवांटेज तो आपको होगा ही, क्योंकि हमारा कंटेंट कवर हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। हाँ, एक बात जो मैंने आपको बताई ही नहीं कि हाँ, मैम का नाम तो बताया है नहीं कि आपको लगा कि जिनको नहीं पता इन केस, तो आई एम डॉक्टर लकी आहूजा। एंड यहाँ पर ये हमारा सर के प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा कुछ समय के लिए, जितना भी आप लोग चाहेंगे उस हिसाब से, ठीक है। और ये जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, ये एक्चुअल में एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है। जो ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू बढ़ाएंगे और इसका जो लेवल है वो फिर थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू।